हमारा सवाल है सर कि इमोशन को लेकर भारत जोड़ो यात्रा चल रही, इमोशन पर आपका फोकस है, लेकिन बीजेपी बार बार ये सवाल पूछती है जिस पर आपने वो ध्यान नहीं आकृष्ट कराया कि क्या इलेक्शन को लेकर के, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि जो बाई इलेक्शन बीच में हुए वहां से जहां जहां कहां यात्रा गई वहां आपके खिलाफ नतीजे प्रतिकूल आए हैं, तो क्या इसको लेकर भी आप लोगों को लग रहा है कि नहीं इमोशन के अलावा इलेक्शन पर ही फोकस करना चाहिए? और दूसरा कि जब कश्मीर में खत्म होगा यात्रा तो क्या विपक्ष जोड़ो भी एक अभियान होगा? भारत जोड़ो सिंह जी, सबसे पहली बात तो ये, शुक्रिया आपने सवाल पूछा। दिल्ली के नज़दीक आकर के भी लोग सवाल पूछ रहे हैं सर, ये अच्छी बात है। मुझे लगा दिल्ली के नज़दीक जाते जाते लोग सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि दिल्ली में आजकल सवाल पूछना गुनाह है, सरकार को पसंद नहीं है सवाल पूछने वाले लोग। आपको बहुत धन्यवाद। दूसरा आपने कहा कि इलेक्शन, देखिए प्रायोरिटी की बात है, इसको ना बार बार कंफ्यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी जो है इसके बाद जो है वो ब्रह्मचारियों की पार्टी हो जाएगी और हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, दाढ़ी बढ़ गई है तो जो है सब लोग जो है अब चुनाव से जो है संन्यास ले लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम देश की विपक्षी पार्टी हैं तो लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, देश का संविधान कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, मल्टी पार्टी सिस्टम में बिलीव करती है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, पार्लियामेंट्री पार्टी है, तो ऑब्वियसली चुनाव लड़ेंगे। फोकस कहने का ये मतलब है कि इलेक्शन जो है वो एक मुद्दा है, इसके अलावे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के देश परेशान है। हम चाहते हैं कि सिर्फ चुनाव राजनीति का विमर्श नहीं हो, बल्कि चुनाव किस सवाल पे हो रहा है ना, वो जनता के सवाल हों, और जनता के वो सवाल जो हैं उसको पर हम फोकस रखना चाहते हैं। जहां तक हार जीत का सवाल है तो देखिए आंकड़ा तो हम भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि तर्क देना नहीं आता है। बुद्ध ने घर छोड़ा, उस एक घटना को जो है दोनों के पक्ष में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसी एक घटना को सन्यास के पक्ष में भी और गृहस्थ के भी पक्ष में। आंकड़े को अगर ठीक से देखेंगे तो हम भी कह सकते हैं कि हम तो हिमाचल का चुनाव जीत गए, एमसीडी का चुनाव जो है बीजेपी हार गई है, बाकी बहुत सारा बाय इलेक्शन हार गई है। इससे निकलेगा क्या? सवाल यह है कि चुनाव जब देश में हो रहा है तो 5 साल में चुनाव जब होते हैं तो 5 साल तो किसी कारण से, किसी रैशनैलिटी से बनाया गया है ना, कि उस 5 साल में सरकार का रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा, सरकार ने क्या काम किया है उसका अवलोकन करेगी जनता और दोबारा उसको मैंडेट देगी। आजकल हम लोग क्या देखते हैं कि सारे राजनीतिक विमर्श को जो है चुनावी परिणाम, और ये बड़ी शर्म की बात है और बड़ी बेशर्मी से लोग जो है टीवी स्टूडियो में बैठ करके बोलते हैं रिजल्ट आने के बाद। हम सबको जो है अपने ऊपर एक सवाल खड़ा करना चाहिए कि जब रिजल्ट आ गया है तब ये आप क्यों कहते हैं? रिपोर्टर भी बोलते हैं, पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी बोलते हैं, अब असली खेला शुरू होगा। क्या खेला शुरू होगा? ये बेशर्मी हमारे आंख के सामने में हो रही है। जब परिणाम आ गया है, सिंपल मेजोरिटी किसी पार्टी को आ गया है, तो क्या खेला शुरू होगा? ये जो बेशर्मी और बेईमानी है ना, इसको हमको नैतिक बल देना बंद कर देना चाहिए। चुनाव जीतने की अगर बात करते हैं, मध्य प्रदेश की चुनाव हम नहीं जीत गए थे, कैसे मध्य प्रदेश में हमारी सरकार चली गई? क्या कर्नाटक में हम चुनाव नहीं जीत गए थे? क्या गुजरात में हमने जो है वो सिचुएशन नहीं देखा? जो लोग यहां बैठे हुए हैं उसके ऊपर आप तमाम तरीके का आरोप लगाते हैं, और वही लोग जो है जब भाजपा के दफ्तर में जाकर के बैठ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। क्या इस पे हम सवाल खड़ा नहीं करेंगे? आज इस देश में इंस्टीट्यूशंस पे अटैक है और इलेक्शन एक कंपोनेंट है। हमको दूसरे इंस्टीट्यूशंस के भी बारे में सोचना पड़ेगा। पार्लियामेंट अचानक से बंद कर दिया गया, बताइए, अचानक कोविड हो गया, और सुबह में कोविड हुआ और शाम में कोविड समाप्त हो गया। वही लोग जो मास्क लगा करके पार्लियामेंट में आए थे सुबह में, शाम में मास्क लगाना भूल गए। भीड़ में जाते हैं तो मास्क नहीं लगाते हैं। जब रैली में जाते थे, जब डेल्टा वेरिएंट था, दीदी ओ दीदी कर रहे थे बंगाल के चुनाव में जाकर के, डेल्टा वेरिएंट था, तब जो है मास्क नहीं लगा रहे थे। और जब चीफ मिनिस्टर्स के साथ ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, जूम कॉल हो रहा है, तब मास्क लगा लिए हैं। लोग को मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। चुनाव हम लड़ते हैं, चुनाव हम लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के परिणाम के आधार पर यह कहना कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है, तो देख लीजिए कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है तो। जिस यात्रा को आप 7 सितंबर से इग्नोर कर रहे थे, जो ही हम दिल्ली के दरवाजे पे पहुंचे हैं तो पेट में जबरदस्त मरोड़ पैदा हो गया है। तमाम कोशिश कर रहे हैं, पूरे देश में हमको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यह भारत जोड़ो यात्रा है।
दिल्ली की यात्रा नहीं है, लेकिन जो है दिल्ली में जो है अड़ंगा लगाने की कोशिश की जा रही है। तो इस बात को हम सब लोग समझें। आज हमारा देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है उसको स्वीकार करें। चुनाव है, चुनाव लड़ेंगे, हारेंगे, जीतेंगे, एक बात है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया भी चलती रहनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन भी ठीक से काम करना चाहिए। एक सवाल हमारी यात्रा के ऊपर, बच्चे क्यों आ रहे हैं? बच्चों को लेकर के जो है हमारे ऊपर केस किया गया, कंप्लेन किया गया। और मोदी जी जब गए गुजरात में कैंपेन करने के लिए तो बच्चा को बिठा करके अपने साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। तब इलेक्शन कमीशन कहां चला गया? नियम कानून सबके लिए बराबर होगा ना, विपक्ष के लिए जो होगा वही सत्ता के लिए भी होगा। तो चुनाव के इर्द गिर्द विमर्श बना करके ना, हार जीत के इर्द गिर्द, और उस हार जीत में भी कोई नैतिकता नहीं है। जीती हुई पार्टी का विधायक खरीद करके सरकार बना लेना, जब तक यहां थे तो जो है देश विरोधी थे, हरियाणा में ऐसी। तो ये जो सवाल है इस पे हम लोगों को मुखरता से बोलना पड़ेगा। इलेक्शन से भाग नहीं रहे साहब, इलेक्शन हम भी जीते हैं और फिर भी जीतेंगे। इनको डर यही लग रहा है ना कि दिल अगर जीत लिया ना तो इस चुनाव कैसे हराएंगे। सारा सूटकेस जो है ना चाणक्य साहब का, वो घर में ही रखा रह जाएगा। एक बार जब लोग तय कर लेते हैं ना कि बिकेंगे नहीं, और जो लोग खरीदेंगे ना, आपको दिल्ली का एग्जाम्पल देना चाहते हैं, दिल्ली के भी प्रभारी हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे 2 लोगों को खरीदने की कोशिश की गई, ये चलन पैटर्न हो गया है। अब दूसरी पार्टियां भी ऐसा करना शुरू कर देगी। इस प्रवृत्ति पे हमको हमला करने की जरूरत है। उसके बाद आम लोग जाकर के घर घेर लिए, उसके बाद नहीं 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 हम लोग कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं रह रहे हैं। जनता के अंदर वो चेतना जगाना, ये हमारी प्राथमिकता है। चुनाव भी होगा, लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। देखिए, भावना एक बात है, भूख का भी सवाल है। हम इसके 2 पक्ष पे बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि घर के लोग अगर आपस में लड़ते रहेंगे ना तो घर टूट रहा है, इसकी मरम्मत करनी है, इस पे ध्यान नहीं जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि इसका एक पक्ष ये है कि देश में रहने वाले सब लोग भारतीय हैं। हरियाणा के लोग भी भारतीय हैं, बिहार के लोग भी भारतीय हैं, हम सब भारतवासी हैं और हम सब के मिलाने से ही देश बनता है। और लेकिन ये जो लोगों को आपस में लड़ाया जाता है, भावनाओं को जो भड़काया जाता है, भावना आजकल गजब हो गया है, जब देखिए तब भड़क जाता है, लेकिन भूख के सवाल पे नहीं भड़क रहा है। तो भावना और भूख दोनों जो है इस यात्रा के उद्देश्य हैं। प्राइमरली अर्थशास्त्रियों ने भी यह कहना शुरू कर दिया है कि अगर देश में नफरत का माहौल रहेगा तो रोजी रोटी का सवाल गायब रहेगा। नफरत को कम करेंगे तभी रोजी रोटी के सवाल होंगे। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताया ना कि 32 बार जो है पेपर भर्ती घोटाला यहां हो चुका है, पेपर लीक हो चुका है, भर्तियां निकल नहीं रही है। इंडस्ट्रियल टाउन जो है वो बैरन लैंड में कन्वर्ट होना शुरू हो गए हैं, एमएसएमईज लगातार बंद हो रहे हैं। अगर ये हरियाणा का हालत है तो आप सोचिए कि बिहार में क्या हो रहा होगा। तो देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं उन सवालों पर राजनीतिक विमर्श हो, और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम देश के लोग आपस में एक टीम की तरह काम करेंगे। कोविड है तो पहले संसद का सत्र रोका जाए। प्रहलाद जोशी ने आपके उस सवाल पर अटैक किया है कि कांग्रेस के नेता विदेश में छुट्टी मनाने के लिए खुद यात्रा तोड़ना चाहते हैं। ये बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल बकवास, बिल्कुल गलत, और समय दिखाएगा कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। मैं प्रहलाद जोशी के स्तर पर गिरना नहीं चाहता हूँ। वो मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, जिम्मेदार तरीके से उनको बोलना चाहिए। और जो पार्लियामेंट आज एडजर्न हुआ है उसका कारण भी जान लीजिए। जब पार्लियामेंट की शुरुआत हुई थी तब कई विपक्ष पार्टियों ने मांग की थी कि सरकार के पास कोई बिल्स नहीं है, एजेंडा नहीं है। आप 30 तारीख तक चलाना चाहते हैं, 29 तक चलाना चाहते हैं, तो 23 तारीख को आप एडजर्न कीजिए। ये मांग कांग्रेस पार्टी से नहीं, डीएमके से आया था, कई बीजेडी से आया था, कई क्षेत्रीय पार्टियों से आया था। पहले दिन से मांग हो रही है कि सरकार के पास कोई विधेयक ही नहीं है पारित कराने के लिए। तो बिजनेस नहीं है तो आप हाउस क्यों चला रहे हैं? अभी इनको एक बहाना मिल गया, कोविड एक बहाना बन गया उनके लिए, और आज इन्होंने एडजर्न करा ली। हालांकि वास्तविकता ये है, हकीकत ये है कि उनको एडजर्न कराना ही था, क्योंकि कुछ बिजनेस बाकी नहीं रहा 4 दिन के लिए।
इस पे मुझे एक जो आपने सवाल पूछा है बहुत जरूरी सवाल है। छुट्टी को लेकर के एक मैसेज घूम रहा है कि भारत जोड़ने वाले मिस्त्री, यही शब्द है, मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में। जो उनको शर्म नहीं है जो लिख रहे हैं मैसेज, तो मुझे पढ़ने में क्या शर्म होगी। भारत जोड़ने वाले मिस्त्री जो है वो 24 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक छुट्टी पे रहेंगे, क्योंकि उनको छुट्टी मनाने के लिए विदेश जाना है। यही व्हाट्सएप पे मैसेज आया होगा, हमको भी आता है। उस मैसेज का पीछे इतिहास क्या है हमको जानना पड़ेगा। जब यात्रा अनाउंसमेंट हुआ ना सर, हमारे जान पहचान के लोग जो भाजपा के नहीं है उन लोगों का भी यही प्रश्न था, राहुल जी पैदल चलेंगे। हम बोले नहीं नहीं, प्रधानमंत्री जो 8,500 करोड़ का फ्लाइट खरीदे हैं ना वो दे देंगे गिफ्ट में, रिटर्न गिफ्ट में देंगे, उससे चलेंगे। 12 करोड़ का जो कार खरीदे हैं ना उस पे चला जाएगा। इस तरीके से नेताओं को लेकर के, खास करके विपक्ष के नेताओं को बदनाम किया गया है कि जो सामान्य बात है उस सामान्य बात को भी हम भरोसा नहीं कर पाते हैं। और राहुल जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि हम कोई इकलौते नहीं हैं, इस देश में लाखों करोड़ों तपस्वी हैं जिनको हम किसान कहते हैं। और कोरोना की बात हो रही है ना, मैं कोरोना याद दिलाता हूं, यही फरीदाबाद शहर है, साइकिल चला करके बिहार के मजदूर गए, पैदल अपने बच्चों को पीठ पे बांध करके जो है मजदूर बिहार गए, तब तो जो है कोरोना नहीं याद आ रहा था। आज जब हम पैदल चले हैं कन्याकुमारी से, 100 दिन से ज्यादा चलते हुए हो गया है 3000 किलोमीटर, तब समझ में आ रहा है कि पैदल चलने का दर्द क्या होता है। ये बार बार विपक्ष के नेताओं को लेकर के ऐसा मैसेज करते हैं, जबकि अगर हम सिद्धांत की बात करें तो कांग्रेस पार्टी इस देश में 8 घंटा मजदूरों को काम करने का अधिकार होना चाहिए, इसको लेकर के कानून बनाया। सप्ताह में 2 दिन छुट्टी होनी चाहिए, सैटरडे और संडे, इसको लागू कराया। तो यात्रा में जो लोग चल रहे हैं वो छुट्टी ले रहे हैं, तो ये अमानवीय है क्या? ये अमानवीय उसको लगेगा ना जिसने कभी अपनी पारिवारिक जिम्मेवारी नहीं उठाई। कोई होता ना जिसके साथ छुट्टी बिता सकते थे तो ये सवाल नहीं बोलते। जो लोग अपने आत्ममुग्धता का शिकार होता है ना, जिसने जिंदगी में इंसान बनाया ही नहीं, क्या करेगा छुट्टी लेकर के? फुटबॉल मैच देखते हुए एक दृश्य देखे थे, आप सब लोग ग्रुप में फुटबॉल मैच देख रहे थे, एक साहब अकेले टीवी पे फुटबॉल मैच, बताइए फुटबॉल का मैच कोई अकेले देखता है? हैं? देखे थे कि नहीं देखे थे? इस बात को समझिए। और जो तमाम लोग परिवार बना रहे हैं ना, शादी कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये आपको अनैतिक बोल रहे हैं। और खुद जो जिम्मेवारी नहीं निभा पाए, डर से भाग गए, क्योंकि आई लव यू कहने के बाद आई लव यू टू भी होता है और उसको निभाना भी होता है। जो ये नहीं कर पाए ना, वो अपने आप को नैतिक बोल करके आपके कंधे पे बैठे हुए हैं। आंख खोलिए साहब, परिवार चलाना एक जिम्मेवारी है, छुट्टी मिलना एक मानवीय अधिकार है, अपने रिश्तों को निभाना सामाजिक दायित्व है। हम देश का दायित्व निभा करके परिवार का दायित्व निभाएंगे, इसमें क्या बुराई है? किस लिए आप कमाते हैं? कि आपके शादी हो, बच्चे हो, परिवार हो, इसलिए कमाते हैं ना? क्या दिक्कत है इसमें? और मैं बताऊं इसका टेक्निकल कारण है, ये बात हम लोग बोलना नहीं चाहते थे। हमारा कंटेनर रिफर्बिश होना है, हमको पहाड़ में जाना है, उसको जो है दोबारा से तैयार किया जाएगा, लेकिन इनको मौका मिलना चाहिए यात्रा को किसी भी तरीके से बदनाम करने का। पहले दिन से ये बोल रहे थे कि ये चलेंगे नहीं, विदेश चले जाएंगे। अरे विदेश जाने का आरोप जो है वो हमारे नेता के ऊपर लगता है। अब वास्को डिगामा की चक्कर की तरह जो है दुनिया का चक्कर प्रधानमंत्री लगा रहे हैं। हमको लगता है कि जब प्रधानमंत्री स्वयं इतना विदेश घूम रहे हैं तो विदेश मंत्रालय की जरूरत क्या है? विदेश मंत्रालय तो होना ही नहीं चाहिए। इस तरह से यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। मैंने आपको कह दिया 4 बिंदु हैं चौतरफा हमला में। पहला बिंदु कि ये यात्रा की प्रासंगिकता पे सवाल उठाए, दूसरा बिंदु इन्होंने यात्रा को बदनाम करने का कोशिश किया, तीसरा बिंदु कि मंदिर क्यों जाते हैं, और चौथा बिंदु जो मैं बार बार आपको कह रहा हूं यात्रा को लेकर के कि कुछ भी कोई बहाना लगा करके अब ये यात्रा को रोकना चाहते हैं, पर ये यात्रा रुकेगी नहीं। मैं प्रहलाद जोशी को एक चुनौती देना चाहता हूं। अगर वो जो कह रहे हैं सच निकलेगा, मैं पब्लिकली माफी मांगूंगा। अगर वो जो कह रहे हैं सच निकलेगा तो मैं पब्लिकली माफी मांगूंगा। अगर वो जो कह रहे हैं सच नहीं निकलेगा, उनको पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए। मैं चुनौती दे रहा हूं और ये साबित हो जाएगा 2 तारीख तक।
ट्रैवल रिकॉर्ड, हमारे सबके ट्रैवल रिकॉर्ड सरकार के पास है, सीट नंबर भी सरकार के पास जानकारी होगी। अगर वो जो कह रहे हैं सच निकलेगा, मैं माफी मांगूंगा। अगर वो कह रहे हैं गलत निकलेगा, उनको ये धैर्य होना चाहिए, खड़े होकर माफी मांगे, क्योंकि बार बार ये बकवास बातें करते रहते हैं। सर सवाल ये है कि आप एक जिम्मेदार राजनीतिक दल है। देखिए, हम लोग इसको बतौर राजनीतिक दल रोकें, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस देश के आम लोग बतौर वोटर इसको रोकें, क्योंकि ये अनैतिक है, ये गलत है। एक बार जब लोगों ने अपना मैंडेट दे दिया, सरकार चुन दिया, सरकार 5 साल चले और उसके फिर काम के आधार पे जो है सरकार का काम कैसा रहा, जनता अपना अगला निर्णय लेगी। तो ये लड़ाई एक राजनीतिक दल के कैपेसिटी से आगे बढ़ करके इस देश के नागरिकों के कंधे पे है। कन्हैया जी, सवाल ये है कि कोविड को लेकर तरह तरह की बातें की जाती है। कांग्रेस का अपना पक्ष है, बीजेपी का अपना पक्ष है। सरकार ये कहती है कि चीन, अमेरिका, बाकी कंट्रीज में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए एहतियात बरतने की जरूरत है। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते आप यात्रा निकालिए, लेकिन प्रोटोकॉल का अगर पालन करेंगे तो उसमें दिक्कत कहाँ आती है? क्या सरकार सवाल उठा रही है इसलिए उसका विरोध है, या आप लोग मानते हैं कि कोविड नहीं है, पूरी तरह से नहीं? देखिए, सबसे पहली बात सर, ये इसका मैं जवाब देता हूं, आप भी बोलिएगा कि कोरोना ना कांग्रेस बीजेपी नहीं है। कोरोना एक वायरस है, वो सब के लिए है। ना कोरोना का कोई धर्म है, ना कोरोना का कोई राजनीतिक विचारधारा है। कोरोना के नाम पर, कोरोना का बहाना बना करके जो राजनीतिक चालबाजी की जा रही है ना, हम उस पर सवाल उठा रहे हैं। कोरोना का प्रोटोकॉल जो सरकार लाएगी उसको पहले भी फॉलो किए थे, आगे भी फॉलो करेंगे, लेकिन ये प्रोटोकॉल कब लाया जा रहा है, क्यों लाया जा रहा है, किसके लिए लाया जा रहा है, इस पे भी आंख खोल करके सवाल करेंगे। और आप भी सवाल कीजिए, हम उम्मीद करते हैं, हो सकता है कि आपको नौकरी में नहीं निकाल दिया जाए आपको, तब आप भी हमारे साथ आइएगा भारत जोड़ो यात्रा में। लेकिन यह सवाल पूछा जाए कि भाई सुबह में मास्क लगाना प्रोटोकॉल है, शाम में बाराती जब गए थे तब मास्क लगाना प्रोटोकॉल नहीं है, ये सवाल पूछने में क्या दिक्कत है? आप कहते हैं तो मैं ये सवाल मास्क लगा के पूछ लूंगा, अच्छा होगा कि मुंह भी नहीं दिखेगा। देखिए, इस पे ना रैशनल तरीके से जो है हम लोगों को समझना पड़ेगा कि रैली में कोरोना गायब हो जाता है, ठीक है, और जूम मीटिंग में कोरोना आ जाता है। इस पे आप सब लोग सवाल पूछिए। कोरोना का कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, हम भी ऐसा नहीं कह रहे हैं। और कोरोना का नियम और प्रोटोकॉल साइंस के हिसाब से, पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से नहीं, मेडिकल साइंस के हिसाब से जो होगा उसको फॉलो करेंगे। आज सुबह से मैं मास्क पहना हूं, और आज सुबह मैंने सभी भारत यात्रियों से गुजारिश की वो मास्क पहने। कल सभी लोग मास्क पहनेंगे। आज कुछ लोग, एक मिनट, आज कुछ लोग मास्क पहने क्योंकि हमारे पास 250 मास्क नहीं थे, पर मेरे पास थे तो मैंने पहना, और कल सब लोग पहनेंगे। अगर मास्क पहनना जरूरी है, हम पहनेंगे, उसमें क्या है? If I have information, I'll share it with you. सर, जयराम सर, देखिए, मैंने उनके सवालों के जवाब दिए। मैं भाजपा के ऊपर अपना समय न कभी नहीं बर्बाद करूंगा साहब। सवाल हम हमेशा देश की जनता के लिए उठाते हैं। रोजी का सवाल, रोजगार का सवाल, भर्ती का सवाल, किसान का सवाल, मुआवजा का सवाल, महिला सुरक्षा का सवाल, सामाजिक न्याय का सवाल, हम ये उठाते हैं सवाल। भाजपा को लेकर के जो हमने कही है ना, ये हमने उनको उनकी भाषा में जवाब दिया है। लोकप्रियता तो आपकी भी कृपा है साहब मैं इस पे बोलना नहीं चाहता हूँ जयराम सर, एक क्वेश्चन आपसे है सर, बिकॉज सर, नॉट जस्ट भारत जोड़ो यात्रा, बट देयर आर अदर रैलीज. Who is asking the question? Oh, sorry. Huh. The other rallies are also underway because Karnataka assembly elections are coming in, and JDS is also doing a rally in Karnataka, Panch Ratna Yatra. So
that is also under the scanner because many of the states have also issued the COVID guidelines. What is your response to that? Because other rallies are also taking place, but the question arises for the Bharat Jodo Yatra. Well, I have said, and let me repeat it, any protocol based on scientific and medical advice that is uniformly implemented will be followed by the Congress party. We have always followed it. We were not the party which gave a solution that the COVID situation will be won in 18 days, like the Mahabharat war. There was one gentleman who said that we will win the war on COVID in 18 days. There was one gentleman who advised Indians to deal with the COVID epidemic by going to their balcony, tali bajao, ghanti bajao. These were the remedies that were given for COVID, if you recall. We were not that political party. If there is a protocol, scientific protocol, medical protocol, health protocol, we will follow it. And I am telling you voluntarily today. And I wore the mask longer than the Prime Minister wore it yesterday. Yesterday the Prime Minister's mask was for the TV. So I have advised the Bharat Yatris this morning, at 5 o'clock this morning. They couldn't, many of them were not carrying masks because none of us anticipated this situation that has arisen out of the health minister's letter. So we will, if there is a directive to wear masks, we will wear masks. If there is a directive to maintain social distancing, we will maintain social distancing. I don't understand what the controversy is all about. There is no directive. There is no protocol. Are you going to stop flights from China? Are you going to stop flights? Nowadays you don't have to stop, you can't only stop flights from China because you can go to Frankfurt and then come to India. So are you going to stop international flights? We are not doing anything of that sort. So I am saying, this whole COVID drama in the last 2 days has been orchestrated to defame and derail Bharat Jodo Yatra from coming to Delhi. That's the only objective. आप कन्हैया जी से पूछिए क्योंकि वो मैं तो गेस्ट आर्टिस्ट हूँ, ये तो मेन एक्टर यही है। क्वेश्चन बोलो यार। जी सवाल हमारे आए थे, हमारे जीते जहाँ जहाँ गए हमारे हरियाणा में, जहाँ जहाँ राहुल जी का हमने पब्लिक मीटिंग रखवाई थी वहाँ सारी सीटें जीते हम। ये क्या लॉजिक है? ये आपका सवाल मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो इसमें एक बात बताइए कि राहुल जी से अगर बीजेपी को फायदा हो रहा है तो बीजेपी भारत रत्न क्यों नहीं दे देती है राहुल जी को? खुश होना चाहिए। फिर यात्रा क्यों रोक रही है? फिर नहीं, बढ़ गए हैं, ये बड़ी चिंता की बात है। लेकिन भाजपा के एक मंत्री ने कहा है कि फिर गाना गा देंगे, कोरोना चला जाएगा, गो कोरोना गो। सुने कि नहीं? भाजपा के एक मंत्री ने पार्लियामेंट के प्रीमाइस में कहा कि पिछली बार भी हम गाना गा दिए थे, गो कोरोना गो, कोरोना चला गया, इस बार कोरोना आएगा फिर हम गाना गा देंगे, गो कोरोना गो। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम साइंस में बिलीव करते हैं। जो भी प्रोटोकॉल सरकार का होगा, जो एडवाइजरी होगा, उसको फॉलो करेंगे। देखिए, हमारी कोशिश तो यही है कि इस देश में सकारात्मक राजनीति हो, पॉजिटिव पॉलिटिक्स हो, क्योंकि उस पॉलिटिक्स में का फायदा ये होगा कि हार जीत किसी की हो,
लेकिन उससे लोगों को फायदा होगा। अगर हम राजनीतिक विमर्श के केंद्र में बेकारी का सवाल ला पाए, महंगाई का सवाल ले पाए, एसएमईज जो स्मॉल स्केल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज का सवाल है, महिला सुरक्षा का सवाल है, किसानों को मुआवजा का सवाल है, खेती का सवाल है, सीमा सुरक्षा का सवाल है, तो उससे देश को फायदा होगा। चुनावी परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन इस आधार पे अगर राजनीतिक विमर्श होगा, लोगों के बुनियादी सवाल पर होंगे, तो लोगों को फायदा होगा। हम वो प्रयास कर रहे हैं, कितनी सफलता मिलेगी ये तो देखने वाली बात है। ये आपका एक ऑब्जर्वेशन है, सवाल नहीं है। तो मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? नहीं, मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? नहीं लगती है, वो थिक स्किन्ड है। चलिए, यस, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, 2004 में सोनिया गांधी जी पैदल चली, तो 2005 में हरियाणा में हुड्डा सरकार बनी। अब 19 साल बाद राहुल गांधी जी पैदल चल रहे हैं, तो लगता है इतिहास दोबारा 2024 में दोहराएगा। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। एक मिनट, अभी दिल्ली के बारे में कुछ और जानकारी शक्ति सिंह जी देंगे। दिल्ली के प्रोग्राम, कल के दिल्ली के प्रोग्राम के बारे कुछ साथियों का मुझे मैसेज आया है कि आपने दिल्ली का प्रोग्राम तो अनाउंस किया, पर टाइमिंग भी साथ में बता देते तो हमारे लिए अच्छा रहता। वो प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आया है। हमारा डे 108 108वां दिन, यानी कल 24 तारीख हरियाणा से हम दिल्ली में प्रवेश करेंगे। 6:30 बजे पदयात्रा शुरू होगी। 6 बजे हरियाणा से शुरू होगी। हरियाणा से 6 बजे शुरू होगी और दिल्ली रिसेप्शन जो होगा वो मेट्रो स्टेशन बदरपुर पे रिसेप्शन होगा। 10:30 बजे हम पहुंचेंगे। सॉरी, वो रिसेप्शन 5 किलोमीटर है, वो हाँ हाँ, वो रिसेप्शन जो है बदरपुर, वो 5 किलोमीटर चलने के बाद दिल्ली में 5 किलोमीटर, हरियाणा में 5 किलोमीटर चलने के बाद दिल्ली में रिसेप्शन होगा, जो बदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास आपको मैंने पहले ही बताया था वो होगा। वहाँ से अपोलो अस्पताल होते हुए हम जब जयराम आश्रम पहुँचेंगे, आश्रम चौक दिल्ली में, वो 16 किलोमीटर की यात्रा और होगी। तो लंबी यात्रा होगी कल की, 21 किलोमीटर हो गए वो। और वो हम जयराम आश्रम, आश्रम चौक सुबह 10:30 बजे पहुंचेंगे। 10:30 बजे वहां पहुंचने के बाद ब्रेक होगा, हमारा लंच ब्रेक होगा। जयराम आश्रम मंदिर में भी हम पूजा करेंगे और उसके बाद 1:30 बजे पदयात्रा फिर से शुरू होगी। 1:30 बजे जयराम आश्रम से वो मथुरा रोड, जाकिर हुसैन मार्ग, इंडिया गेट, तिलक मार्ग, ITO, बहादुर शाह जफर मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग, अनागपाल थोम सर्कल, वहाँ होते 4:30 बजे अनगपाल थोम सर्कल, नेताजी सुभाष मार्ग, लाल किला, वहाँ पे हमारी यात्रा पहुँचेगी 4:30 बजे शाम को। वहाँ से जो हम जाएंगे शांतिवन, शक्ति स्थल, वीर भूमि और राजघाट, वो बाय कार यात्रीज और राहुल जी जाएंगे, जहाँ पुष्पमाला समर्पित की जाएगी और फिर 3 तारीख तक का ब्रेक होगा। हरियाणा के साथियों के लिए हमारा सेकंड फेज फिर से हरियाणा में आएगा। वो अभी जो टेंटेटिव है वो 6 तारीख का है, पर सेकंड फेज की डिटेल यात्रा का प्रोग्राम हम आपको इत्तला कर देंगे। मेरे ट्विटर पे भी जाओ, कोई फॉलो करते तो मिल जाएगा।
प्रदेश में भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको ब्रेक के बाद का ब्रेक 3 हाँ वो तो कह दिया मैंने 3 तारीख नहीं 2 तक का है, ब्रेक 3 को तो रिज्यूम हो जाएगा। नहीं मैंने यही कहा कि हम दिल्ली 3 को फिर से चलेंगे, कल ब्रेक होने के बाद 3 दिल्ली से चलेंगे, पर हरियाणा में जो आना है वो जो सेकंड फेज की यात्रा 5 या 6 जो तारीख फाइनल होगी उसका डिटेल प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। थैंक यू। पानीपत में रैली होगी, वो डेट आपको बताया जाएगा, और करनाल या अंबाला में राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, खास तौर से हरियाणा के करनाल या कुरुक्षेत्र या अंबाला, इन तीनों में से एक शहर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, वो तय किया जाएगा बाद में, और उसको आपको 3-4 दिन पहले आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर होगा, आपके साथ मुलाकात होगी। हाँ, एमएसएमई का प्रोग्राम यही है जहां राहुल जी रुके हुए हैं। वो 30 लोग आएंगे, करीब 1 बजे आएंगे, 2 बजे से लेकर 2-2:30 बजे या 2:40 तक इंटरेक्शन होगा। उसके बाद में उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। करीब 30 एमएसएमई आ रहे हैं जो खास तौर से फरीदाबाद में उनकी फैक्ट्रियां हैं। अगर परमिशन नहीं होता, क्या शक्ति सिंह बोल सकते थे? मैंने आपने क्लियर बता दिया ना, आपने क्लियर मैंने आपको पहले ही क्लियर किया कि हमारी यात्रा देश की यात्रा है। कन्याकुमारी से हम 3000 किलोमीटर चले, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है वो रूट हमें जो कहते हैं वो भेज देते हैं, वही एक परमिशन की बात हो गई। आज तक 3000 किलोमीटर में किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहीं भी हमें रोका नहीं है। हम भी कोऑपरेट करते हैं, हमने भी कहीं पे किसी को दिक्कत ना हो उसकी पूरी चिंता की है। आप देखते हो कि हमारी टीम एक पूरी अलर्ट रहती है कि कोई एम्बुलेंस आई तो वो भी निकल जाए। तो मैं मानता हूं कि कोई दिल्ली में दिक्कत ना तो एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिएट करनी चाहिए, करेंगे, देखेंगे। अभी तक हमारे पास कोई न्यूज नहीं है। यस, लास्ट क्वेश्चन। मैं हुडा जी से गुजारिश करूंगा और लोकल एमएलए से भी। ऐसा है, जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, इस सरकार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और निरंतर हम असेंबली में भी और बाहर भी हर जगह करते रहे। यहाँ भी धरने किए फरीदाबाद हमारे विधायक जी ने, और जगह भी हुए जो भी हमारे लोकल लीडर्स है, क्योंकि ये सबसे भ्रष्ट सरकार है और यही कारण है कि प्रदेश में कर्जा बढ़ रहा है और काम कुछ नहीं हो रहा है। पूरे जोर शोर से आवाज उठा रही पूरी कांग्रेस तक है इस पे, और पूरी लड़ाई लड़ेंगे। अब विधानसभा का स्तर आ रहा है, उसमें भी इस बात को भ्रष्टाचार को लेके बोलेंगे, लड़ेंगे।